दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो है ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी स्लिप पे दो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी में कुछ डिडक्शन होती है जिसके बाद आपकी नेट सैलरी बनती है। ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में जो डिडक्शन होती है, उस डिडक्शन का मेजर पार्ट जो होता है वो होता है प्रोविडेंट फंड। क्योंकि ये एम्प्लॉय की सैलरी से काटा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्यों डिडक्ट किया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको हम कब कब विड्रॉ कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, असल में ये ईपीएफ होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने आप को एक स्टेप अपडेट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे ही कोई एम्प्लॉय कहीं पे जॉब करता है और उसको सैलरी मिलती है, उस सैलरी से उसका घर का खर्चा चलता है। लेकिन जब तक वो जॉब करता है उसको सैलरी मिलती है और उसका घर का खर्चा चलता है। जैसे ही वो जॉब छोड़ दे या किसी कारणवश वो जॉब करने के लायक ना रहे, उसको जॉब छोड़नी पड़ जाए या रिटायर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, उसकी सैलरी तो आनी बंद हो जाएगी, लेकिन उसके जो खर्चे हैं वो बंद नहीं हो गए, वो उसको करने ही पड़ेंगे। इसलिए कोई एम्प्लॉय किसी भी कारणवश जॉब छोड़ दे, या उसको जॉब से निकाला जाए या वो रिटायर हो जाए, उस वक्त वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, उसके सर्वाइवल के लिए आज से जो उसकी सैलरी आ रही है उसमें से कुछ ना कुछ एक पोर्शन कट किया जाता है, सेम उतना ही पोर्शन एम्प्लॉय की तरफ से उसमें ऐड किया जाता है। दोनों का जो अकोमोलेशन होता है उसको एक फंड में जमा किया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। इसलिए ये प्रोविडेंट फंड जरूरी है, ये होता है फंड, प्रोविडेंट फंड। अब बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी की, कहाँ कहाँ इसको डिडक्ट करना ज़रूरी है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, वहाँ पे पीएफ को डिडक्ट करना ज़रूरी होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें 20 से एम्प्लॉय कम हो जाएं, तब भी आप जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट लेते रहेंगे। दूसरे केस में जहाँ पे किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 या 15,000 से कम है, उस केस में भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि उसमें से वो पीएफ को डिडक्ट करे और उसके प्रोविडेंट फंड में जमा करवाए। थिएटर के केस में, जी हाँ, थिएटर के केस में, सिनेमा केस में ये कंडीशन 5 या 5 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय काम करते हैं उसके लिए प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करना ज़रूरी होता है। लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेनिफिट देना चाहती हैं, तो वो 15,000 से ज़्यादा सैलरी होने के बाद भी उनको ये प्रोविडेंट फंड की सहूलत देती हैं, उनको ये फैसिलिटी देती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। प्रोविडेंट फंड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 8.15 है। अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो ये 8.5 के आसपास आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न और किसी भी चीज़ में मिलता। आप एफडी में लगा लो, सेविंग में पैसा लगा लो, वहाँ पे ऐसा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मीडियम है। दूसरा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास डिडक्ट होता है, गवर्नमेंट के पास रहता है फंड, तो ये गवर्नमेंट बैक्ड होने की वजह से सेफ भी है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है कि आपको बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरा, इससे आपके रिटायरमेंट की बहुत अच्छी खासी प्लानिंग हो जाती है, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक अच्छा खासा पैसा मिलता है और आपको पेंशन भी मिलती है, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, ईपीएस। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के बारे में। और इसका बेनिफिट है, इससे आप अपने कुछ ज़िंदगी के गोल्स होते हैं, कोई शादी का गोल है, कोई घर का गोल है, बच्चों की शादी का गोल है, उस गोल को भी पूरा कर सकते हो। इसलिए मेरे हिसाब से ये जो बेनिफिट है ये बहुत अच्छा है, पीएफ डिडक्शन है, बहुत सही चीज़ है। अब बात कर लेते हैं आप इसको कब कब विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप किसी जॉब पे काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, तो अगर उस जॉब में आप 5 साल से ज़्यादा काम कर चुके हो, तब आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है कि आप पीएफ विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन 100% भी पीएफ कहीं पे भी विड्रॉ नहीं कर सकते। वो सिर्फ उसी केस में विड्रॉ कर सकते हो अगर आप रेजिग्नेशन दे चुके हो और जॉब से चले जा रहे हो। अगर 5 साल से पहले भी आप विड्रॉ करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन वो भी, उसमें भी कंडीशन ये आती है कि अगर आपने कंपनी से रिजाइन किया है तब भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज विड्रॉ नहीं कर सकते। 58 की एज में आप इसको 100% विड्रॉ कर सकते हो, 57 की एज पे आप इसको 90% विड्रॉ कर सकते हो। कुछ और रीज़न है, जैसे आपकी शादी है, आपके भाई बहन किसी की शादी है, आपने कोई मकान लेना है, या आपने कोई ऑलरेडी लोन ले रखा है, उस लोन को रीपे करना है, उस केस में भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। जहाँ कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस आ चुकी है जिसके लिए आपको पैसा चाहिए, उस केस में आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन 100% विड्रॉ कहीं नहीं कर सकते। 100% विड्रॉल केवल 2 कंडीशन में होता है।
अगर जहाँ तो आप रिजाइन दे चुके हो और जहाँ आपकी एज 58 हो चुकी है। इन दोनों के अलावा आप 100% विड्रॉ कहीं नहीं कर सकते हो। अगर आप शादी के लिए या और कुछ रीज़न मैंने आपको बताए उनके लिए विड्रॉ करते हो तो उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि आपको कितना टाइम हो चुका हो, 10 साल, 15 साल, और कितना पोर्शन आप 50%, 60% आप विड्रॉ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही क्या कह सकते हैं, कम्बरसम और थोड़ी घुमावदार है। मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा। कैलकुलेशन के लिए जो बेस बनता है वो होती है हमारी बेसिक पे। प्राइवेट सेक्टर में बेसिक पे होती है और गवर्नमेंट सेक्टर में ये बेसिक पे प्लस डीए को ऐड किया जाता है। दोनों को लेके ही हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बेसिक पे की बात करूँगा, प्राइवेट सेक्टर में ओनली बेसिक और गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिक प्लस डीए। तो अब जो भी कैलकुलेशन होगी इसके ऊपर होगी। तो अब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए दो पार्ट बनते हैं। एक, यहाँ पे सैलरी 15,000 से कम है, दूसरा यहाँ से सैलरी 15,000 से ज़्यादा है। अब हम पहले बात करते हैं यहाँ पे सैलरी 15,000 से कम है। यहाँ पे सैलरी 15,000 से कम है, वहाँ पे आपकी सैलरी का 12%, कई जगह पे ये 10% भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये 12% होता है। 10% किस में होता है वो हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट। अभी बात करते हैं 12% की कैलकुलेशन की। जो आपकी बेसिक पे होती है उस बेसिक पे का 12%, मान लो अगर किसी की बेसिक पे 10,000 है तो उस 10,000 का 12% आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा और उसके इक्वल 12% वो आपका एम्प्लॉयर ऐड करेगा। लेकिन जो पार्ट एम्प्लॉयर ऐड करेगा उसके फर्दर दो हिस्से हो जाएंगे। दो हिस्से कैसे कैसे होंगे? एक हिस्सा 3.67% जो आपके पीएफ में जाएगा और दूसरा हिस्सा 8.33% जो आपके ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में जाएगा। इसके अलावा 1% और आपका एम्प्लॉयर जो है वो खर्चे पे करता है। 1% के फर्दर दो हिस्से होते हैं, 0.5 एंड 0.5। 0.5% होता है जो आपका जो जितना भी डिपॉजिट होता है, पीएफ का डिपॉजिट होता है, इसका इंश्योरेंस किया जाता है कि आपको ये इंश्योर्ड करे, जो भी हम डिपॉजिट करें इसका इंश्योर्ड करें, उसके लिए आपको 0.5% एक चार्जेस देना पड़ता है, वो आपका एम्प्लॉयर देता है। और एक और 0.5% जो सारा हम मैनेज कर रहे हैं, इस मैनेजमेंट का एक एडमिन चार्जेस होता है, वो भी आपका एम्प्लॉयर देता है। अगर देखा जाए, अगर 12% आपके सैलरी से डिडक्ट होता है, 12 प्लस 1, 12% का आपका ईपीएफ और ईपीएस आपके लिए डिपॉजिट करता है आपका एम्प्लॉयर, और 1% का चार्जेस भी 0.5 वो करता है। तो इसमें सीधा सीधा हो जाता है कि 12% आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाता है और 12% जो एम्प्लॉयर देता है उसमें से 3.67% आपके पीएफ में जाता है और 8.33% आपके पेंशन स्कीम में चला जाता है। उम्मीद है ये आपको कैलकुलेशन क्लियर होगी जहाँ पे बेसिक सैलरी 15,000 से कम है। अब जब सैलरी 15,000 से ऊपर हो जाती है उसके ऊपर भी दो सिनेरियो बन जाते हैं। 15,000 से ऊपर जब सैलरी होती है उसमें दो सिनेरियो बनते हैं, क्योंकि जो हमारी पीएफ के डिडक्शन की लिमिट है वो 15,000 है। तो उस केस में एम्प्लॉयर जहाँ तो वो आपको 15,000 तक, 15,000 का 12% होता है 1,800, वो 1,800 रुपये आपका काटे, 1,800 रुपये अपना जमा करे, उसको पीएफ में डिपॉजिट करवा दे और इसके ऊपर चैप्टर क्लोज, वो पीएफ में कुछ और डिडक्शन ना करे। एक तो सिनेरियो ये बन जाता है। उस केस में क्या होगा कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा होगी तो आपका फिक्स 1,800 ही कटेगा। 1,800 ही 3.67% और 8.33% के हिसाब से आपका एम्प्लॉयर उसमें ऐड करेगा और डिपॉजिट हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो ये बनता है वो 15,000 से ज़्यादा होने पर 15 से ज़्यादा जो आपकी पूरी सैलरी है, पूरी की पूरी सैलरी का 12% आपका डिडक्ट होगा और 12% आप एम्प्लॉयर जमा करवा देगा। उसमें ही फर्दर दो केस बन जाते हैं। वो एक केस में वो कहते हैं कि आपका तो 15,000 से ऊपर जो सैलरी है पूरी सैलरी का 12% करेगा, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए जरूरी नहीं कि वो उसमें 12% ऐड करे। वो एक केस में तो 12% आपके 15,000 का ही जान के 1,800 फिक्स रख सकता है और दूसरे केस में वो जितना आपका बनता है वैसे उसमें ऐड कर सकता है। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले दो केस, 15,000 से कम और 15 से ज़्यादा। 15,000 से कम जितनी आपकी सैलरी है उसका 12% आपका डिडक्ट हुआ, 12% के दो हिस्से हुए, 3.67% और 8.33% वो आपके एम्प्लॉयर ने आप में ऐड कर दिए। 15,000 से कम वाला सिनेरियो खत्म। फिर दूसरा पार्ट शुरू होता है जहाँ सैलरी 15,000 से ज़्यादा, उसमें दो हिस्से बन जाते हैं। जहाँ तो 15,000 तक की सैलरी का है पीएफ आपके डिडक्ट करेगा और ऐड करेगा, या दूसरा सिनेरियो 15,000 को भूल जाएंगे और जो आपकी एक्चुअल सैलरी है उस सैलरी का 12% आपका ऐड होगा और उतना ही आपका डिडक्ट होगा। दूसरा सिनेरियो, उसके फर्दर सिनेरियो एक में आपका 12% कटेगा लेकिन उसमें एम्प्लॉयर अपना 1,800 फिक्स डालेगा, और दूसरा सिनेरियो आपका भी 12% कटेगा और एम्प्लॉयर उसमें 12% ही डालेगा। तो उम्मीद करता हूँ पीएफ के बारे में जो आपकी जानकारी आपको समझ आ गई होगी।
आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह के और वीडियोस जानने के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।